नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का आगाज होने जा रहा है। जी हां, 18वीं लोकसभा के गठन को लेकर पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि इन 25 की 25 लोकसभा सीटों पर जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण हैं। इन्हीं विषय पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 आज का ये कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत है। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के जो 25 लोकसभा क्षेत्र है उसमें अलवर लोकसभा क्षेत्र की। तो अलवर लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो अलवर लोकसभा क्षेत्र के अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात करी जाए तो अलवर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो तिजारा की बात करते हैं। तिजारा से जो मौजूदा विधायक है वो बाबा बालकनाथ योगी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और बाबा बालकनाथ योगी अलवर से सांसद भी रह चुके हैं। तिजारा के बाद में अगर बात करी जाए तो किशनगढ़ बास की बात करते हैं। यहां से कांग्रेस के दीपचंद खरिया मौजूदा विधायक है। किशनगढ़ बास के बाद में अगर बात करी जाए तो मुंडावर की अगर बात करी जाए तो मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव हैं, जो मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से। अलवर में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो मुंडावर के ही विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक है ललित यादव। मुंडावर के बाद में अगर बात करी जाए बहरोड की अगर बात करी जाए तो बहरोड से भारतीय जनता पार्टी के जसवंत यादव मौजूदा विधायक हैं। बहरोड के बाद में अगर अलवर ग्रामीण की बात करी जाए तो अलवर ग्रामीण से राजस्थान कांग्रेस में प्रतिपक्ष के जो नेता है टीकाराम जूली, वो अलवर ग्रामीण से मौजूदा विधायक है। अलवर ग्रामीण के बाद में अगर चर्चा करी जाए अलवर शहर की तो अलवर शहर से भारतीय जनता पार्टी के संजय शर्मा अभी विधायक हैं। अलवर शहर के बाद में अगर बात करी जाए रामगढ़ की अगर बात करी जाए तो रामगढ़ से कांग्रेस के जुबेर खान मौजूदा विधायक हैं। रामगढ़ के बाद में अगर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बात करी जाए तो यहां पर कांग्रेस से मांगेलाल मीणा जो हैं वो मौजूदा विधायक हैं। तो ये थे अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यहां पर कौन मौजूदा विधायक है इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण हैं। इन्हीं विषयों पर हमारे संवाददाता की तैयार की गई इस विशेष रिपोर्ट को देखते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला और राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से मशहूर अलवर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ चुनाव आयोग और राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह क्षेत्र एनसीआर में आता है। यहाँ का सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, किले, हेरिटेज हवेलियां और झीलें पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। अब अगर यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव की बात की जाए तो इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। यहाँ भाजपा ने भूपेंद्र यादव, कांग्रेस ने ललित यादव, जबकि बसपा ने फजल हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले इस सीट पर बाबा बालकनाथ सांसद थे। हाल ही में बालकनाथ के तिजारा विधानसभा से निर्वाचित होने के कारण यह सीट खाली हो गई थी। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री होने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। पूर्वी राजस्थान की जो सबसे बड़ा विषय है वो पानी का विषय, और मैं लगातार ये मानता हूँ कि पानी का विषय महत्वपूर्ण विषय है जिसके सबको लेकर कार्य करना। दूसरा मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण इंडस्ट्री की, टूरिज्म की और विकास की काफी संभावना है। उधर कांग्रेस ने भूपेंद्र यादव के सामने ललित यादव को मैदान में उतारा है। ललित यादव वर्तमान में मुंडावर से कांग्रेस के विधायक हैं। यादव ने 2018 में भी मुंडावर से ही बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि वे तीसरे स्थान पर रहे थे। हम लोग नौजवान को, जवानी को रोजगार देने का हम लोग काम करेंगे। पानी के लिए पूरे जिले में समस्या है। मैं मुंडावर से विधायक हूँ। मेरे क्षेत्र में भी जो ऊपर का इलाका है उसमें भी बहुत पानी की समस्या है। तो हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के पानी की व्यवस्था को लेकर के एक नया प्लान बना करके अलवर जिले को अलग से पानी की व्यवस्था करवाने का हम लोग काम करेंगे। अलवर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मुकाबले में आ गई है।
बसपा ने इस सीट पर फजल हुसैन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। फजल हुसैन 2008 और 2013 में तिजारा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अलवर लोकसभा सीट के 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा के बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। वहीं इस सीट पर आजादी के बाद से अब तक हुए कुल 18 चुनाव में 11 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा और 3 बार निर्दलीय और अन्य पार्टियों का कब्जा रहा है। हालांकि यहां 2018 में तत्कालीन सांसद महंत चांदनाथ योगी के निधन के बाद उपचुनाव भी हुआ था। इस दौरान कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने भाजपा के डॉक्टर जसवंत यादव को हराया था। अलवर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात की जाए तो यहां कुल 20,56,286 मतदाता हैं। इनमें 10,82,552 पुरुष, 9,73,711 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 65.78% मतदान हुआ था। निर्वाचन विभाग इस बार यहां और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस लोकसभा में शांतिपूर्ण मतदान के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित कर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। माइक्रो लेवल में जो हमारे ऐसे बूथ्स हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज कम है, उनको 75% तक ले जाने के लिए हम बूथ वाइज प्लान बना के स्वीप सेक्टर ऑफिसर्स लगा के एक नवाचार के तहत वहां पे डेली एक्टिविटीज चुनाव के दिन तक करवाने का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हेला टोली, रैलीज और भी बहुत तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं। 14 अंतरराज्यीय नाके सेटअप हुए हैं, जिसमें अभी वर्तमान में हमारे जिले के 3 हैं, बाकी खैरथल, भिवाड़ी और कोटपुतली बहरोड में है। तो उन पे लगातार 24 घंटे नाकाबंदी जारी है, चेकिंग धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा जो एसएसटी और एफएसटी टीमें हैं वो एक्टिव हो गई हैं, राउंड द क्लॉक वो कार्रवाई कर रही है। अलवर लोकसभा के चुनाव में मुद्दों पर नजर डालें तो यहां पानी की समस्या सबसे बड़ी है। इसके अलावा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण और यहां के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या और अपराध नियंत्रण करना दूसरे प्रमुख मुद्दे हैं। हम ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारे सबके बीच में रहे और हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए सुने और उनका निराकरण करे, और हम अपनी अप्रोच उनको सीधा कर सकें, उनसे मिल सकें, उनसे अपनी बात कह सकें। शिक्षा अर्जित करने के बाद, डिग्री पाने के बाद उसको ये पता नहीं होता कि मुझे रोजगार कहाँ से मिलेगा, मैं अपने घर की आजीविका कैसे पूरी करूंगा। इसके लिए राजस्थान सरकार के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसी नीति बने कि उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, उनको ऐसा रोड मैप दिया जाए कि आप ये डिग्री हासिल करके इस आयाम पर जा सकते हैं और आप इस तरह अपने रोजगार को सृजित कर सकते हैं। जो हमारा उम्मीदवार है वो बहुत अच्छे हों और हमारे शिक्षक के कार्य में हमारा साथ दें और नए युवाओं को रोजगार प्रदान करें। अलवर लोकसभा सीट पर किस पार्टी को जीत मिलेगी और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, इसका फैसला 4 जून को चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। फिलहाल सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने में जी जान से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। तो अलवर लोकसभा क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण हैं, इस पर हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट आपने देखी। अलवर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों, समस्याओं और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ नीरज मेहरा जी हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं और लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दूसरे हमारे आज के मेहमान हैं दिनेश प्रसाद शर्मा जी। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो चलिए तो प्रोग्राम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न नीरज मेहरा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं, दोनों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। किसका पलड़ा भारी रहने जा रहा है? जी मेहरा। देखिए विकास जी, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा मंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है और भूपेंद्र यादव बड़ा नाम है, यादव बहुल सीट है, यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है।
और भूपेंद्र यादव को लेकर लोगों में उत्सुकता भी है कि बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, और यदि हमारे ज़िले का प्रतिनिधित्व करेंगे तो यहाँ का विकास होगा। हालांकि स्थानीय लोगों में इस बात की चर्चा भी है कि पूर्व में भी जो 2 सांसद रहे हैं वो हरियाणा से ही रहे हैं, भूपेंद्र यादव भी हरियाणा से ही हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिला। ललित यादव स्थानीय हैं, कांग्रेस के हैं और निर्विवाद व्यक्ति है, पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, युवा है। स्थानीय लोगों में उनके प्रति झुकाव तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लगता है कि यदि भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीतकर जाते हैं तो अलवर का ज़्यादा विकास हो सकता है। हालांकि इन दोनों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की जो फजल हुसैन है इस मामले को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश करेंगे। फजल हुसैन पूर्व मंत्री तैयब हुसैन के बेटे हैं, जाहिदा के भाई हैं, और इलाके में मेव मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। बहुजन समाज पार्टी का असर भी है। यदि दलित और मेव समाज के वोटों की वो कटिंग करते हैं तो इसका सीधा सा नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। और जिस तरह से हालांकि वहाँ के जो विधानसभा में 5 में कांग्रेस और 3 में भारतीय जनता पार्टी है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन यदि बहुजन समाज पार्टी के ये उम्मीदवार फजल हुसैन मेव और दलित वोटों में सेंधमारी करते हैं तो कांग्रेस के जो ललित यादव है, जो स्थानीय है, उनको नुकसान हो सकता है। भूपेंद्र यादव को लेकर लोगों को लगता है कि भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि वहाँ के लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, उनको लगता है कि एक बड़ा चेहरा आएगा, इसका सीधा सा लाभ मिलेगा। क्योंकि ये पीएम मोदी और अमित शाह के भी खास नज़दीकी है और उनके पूरी देश की राजनीति में अपना एक अलग स्थान है, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर अलवर के लोगों को मिलना तय है। ऐसी स्थिति में अभी उनका पलड़ा या उनके प्रति लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जिस तरह की उनकी चुनाव प्रचार चल रहा है, अभियान चल रहा है, और जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, बीजेपी भी काफ़ी उत्साहित है और ललित यादव भी इस मुकाबले को बराबरी में करने की कोशिश कर रहे हैं। ललित यादव के साथ अभी स्थानीय कांग्रेस के नेता पूरी तरह से जुटे नहीं हैं। खासतौर पर जो करण सिंह यादव जी पूर्व सांसद थे, उनके भाजपा में शामिल होने से उनको तगड़ा नुकसान होने की उम्मीद की जा रही है, संभावनाएं हैं जी। और फजल हुसैन से भी उनको नुकसान होगा। जी नीरज जी, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिनेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा कि क्या किस तरीके से बसपा ने भी अपनी उम्मीदवारी जताई है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस और भाजपा का जो ये मुकाबला चल रहा है उसमें बसपा भी कहीं ना कहीं अपनी एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है? देखिए विकास जी, अब तक अलवर संसदीय सीट हो या विधानसभा सीट पर जो भी चुनाव हुए अलवर में, अलवर जिले की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन पर बहुजन समाज पार्टी अपना अच्छा नहीं कर पाई है। मतलब यूँ कहें कि जैसे तिजारा पहले फजल हुसैन जो हैं, ये तिजारा से 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, दूसरे नंबर पे रहे, और बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट इसी बेस पे दिया था कि मेव समाज के लोग, मेव समाज के मतदाता और एससी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो दोनों मिलकर जीत दिला देगा फजल हुसैन को। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अलवर संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व कम है, और हम अगर आंकड़े देखें तो मतदाता, बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं उनके ग्राफ में गिरावट आ रही है। मतलब जो बसपा के जो परंपरागत मतदाता हैं उनका रुझान घट रहा है कहीं ना? जी, वो इसलिए घट रहा है कि जो जैसे हम दीपचंद खेरिया हैं, किशनगढ़ वास से एमएलए हैं वर्तमान में, वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। तिजारा से जो संदीप यादव जो 2018 में विधायक का चुनाव जीतकर आए, ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक है, उनको ये लगता है कि अगर हम बहुजन समाज पार्टी में अपना वोट देते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के हित में नहीं है जी। क्योंकि ये चुनाव जीतने के बाद में जो इधर उधर होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, ठगी हुई है, और वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। दिनेश जी, वहाँ के लोग सोचते हैं दिनेश जी, बसपा के अलावा भी टोटल मिलाकर अगर बात करी जाए तो 9 प्रत्याशी मैदान में है। विकास जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलवर संसदीय सीट पर 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें सीधा जो मुकाबला जो होगा वो भूपेंद्र यादव और ललित यादव के बीच में होगा। बहुजन समाज पार्टी के जो फजल हुसैन हैं, वो यूं मेव समाज के कद्दावर नेता हैं, उनका बड़ा प्रभाव है, तिजारा में है, किशनगढ़ बास में, और जो मेवात क्षेत्र में उनका वो जाहिदा के भी जो गहलोत सरकार में मंत्री रही हैं,
उनके भाई हैं, और तैयब हुसैन जो कांग्रेस के नेता रहे हैं उनके भी वो बेटे हैं, तो उनका प्रभाव वोटरों पर है। लेकिन ये जो चुनाव जो हो रहा है अलवर संसदीय सीट पर नहीं हो रहा, ये देश को लेकर हो रहा है, एक राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है जी। इसमें जो बड़ी बात जो ये है कि जो अलवर का जो मतदाता है, जैसे मैंने बहुत सारे मतदाताओं से वहाँ व्यक्तिगत रूप से बात की, तो उनका ये कहना है कि साहब हम भूपेंद्र यादव को तो इसलिए जिताना चाहते हैं कि ये केंद्र में मंत्री हैं, अमित शाह और मोदी जी के खास हैं, जेपी नड्डा जी के खास हैं। अगर अलवर से भूपेंद्र यादव चुनाव जीत कर जाते हैं तो इनको, अच्छा मजे की बात यह है, रोचक बात यह है कि लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं भूपेंद्र यादव जी। अब तक इन्होंने राज्यसभा चुनाव लड़ा तो वो तो एक नॉमिनेट होते हैं, इन्होंने तो सरकार बनाई है भूपेंद्र यादव ने। दूसरी एक बात और बताना चाहूंगा कि अलवर से भूपेंद्र यादव का बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, इनके बहुत सारे रिश्तेदार, इनकी 2 बहनें हैं जो मुंडावर में हैं, तो आना जाना इन्होंने शुरू से जारी रखा। और मोदी शाह ने अगर इनको चुनाव लड़वाया है अलवर से, तो सिर्फ अलवर संसदीय सीट को प्रभावित नहीं करेंगे ये यहाँ से बैठे ये यहाँ से अपना हरियाणा कवर करेंगे जी। आसपास का जो क्षेत्र, जो आसपास की जो संसदीय सीट है, चाहे वो भरतपुर की हो, जयपुर ग्रामीण की हो, तो उसको भी ये कवर करेंगे। और भूपेंद्र, अभी आपने देखा कि अभी चुनाव घोषणा पत्र में जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उसके चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी के ये मेंबर भी हैं, काफी महत्वपूर्ण पदों पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जी नीरज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में अलवर में कई कद्दावर और वरिष्ठ नेता है, उसके बावजूद ललित यादव को मैदान में उतारा गया है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ललित यादव नए हैं, युवा है, और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर आए हैं। पुराने जितने भी लोगों को टिकट देने जो मांग रहे थे, टिकट लेने की कतार में थे, चाहे डॉक्टर करण सिंह यादव जी हो, चाहे दूसरे लोग हो, क्योंकि करण सिंह यादव भी चुनाव लगातार हार रहे थे और व्यवव्रत भी हो चुके थे, और क्योंकि उनका विरोध भी था, इसलिए नए चेहरे को मौका दिया गया। इसलिए दिया गया कि स्थानीय है और उन पर किसी तरह का विवाद में नहीं है, और नए चेहरे के साथ यूथ जुड़ जाता है, यूथ जुड़ भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब यादव समाज या स्थानीय जो अलवर के लोग हैं, जैसा कि दिनेश जी ने कहा, सबसे बड़ी बात है लोगों को दिख रहा है कि बड़ा चेहरा अगर हमारे यहाँ से चुनाव जीत कर जाएगा तो केंद्र में मंत्री बनेगा। जो मौजूदा मंत्री हैं और जिस तरह के वर्तमान में हालात चल रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उस माहौल के बीच में लोगों को अपना भविष्य दिख रहा है जी। ऐसी स्थिति में ललित यादव को टिकट भले ही दे दिया गया हो, ललित यादव चुनाव मैदान में भी हैं, लेकिन ललित यादव क्या अपने कांग्रेस के जो दूसरे उनके प्रतिद्वंदी नेता हैं उनका विश्वास जीत पाएंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस अभी भी बिखरी हुई पार्टी है, आप देख सकते हैं अभी तक एकजुट नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात ललित यादव के सामने, क्योंकि वो युवा है, तो पूरे जो सीनियर्स हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका सहयोग अभी तक उनको नहीं मिल रहा है। जब तक वरिष्ठों का सहयोग नहीं मिलेगा, गांव-गांव ढाणी में जब तक वो पहुंच पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी उनको वो युवा है तो पकड़ बनाने में, पहुंच बनाने में समय लगेगा, तो ये उनके सामने बड़ा संकट है। लेकिन युवा है, निर्विवाद है, तो ऐसी स्थिति में उनको ये भी लग रहा है कि क्या स्थानीय लोग, क्योंकि अभी लोगों का वहाँ कहना है, लोगों की मेरी बातचीत हुई, लोगों का कहना था कि साहब अभी सांसद से मिलने के लिए मैं रोहतक जाना पड़ता है, पूर्व में जो सांसद थे उनसे मिलने के लिए भी वहीं जाना पड़ता था, अब जो सांसद आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए भी मैं रोहतक और दिल्ली जाना पड़ेगा, और उनके दरवाजे बड़े होंगे क्योंकि बड़ी सरकार में उनका बड़ा पद होगा, तो मिलने के सांसें हो जाएंगे, मिलने के लिए परेशानियाँ हो जाएगी। लोग चाहते हैं नेता से उनकी सीधी मुलाकात हो, सीधी बातचीत हो, लेकिन जो लोग हैं वो ये भी चाहते हैं कि इलाके का विकास होना जरूरी है, और विकास के लिए किसी बड़े नाम के साथ जाया जाए तो उसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा, लोकसभा के लोगों को मिलेगा। और अलवर भले ही एनसीआर के निकट हो, अलवर को भी बहुत ज़रूरत है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की समस्या, कई चीज़ें हैं जो वहाँ पे मुंह बाहें खड़ी है और जिनका निस्तारण होना नीरज जी, इनका निस्तारण होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ जब हमने अलवर की जनता के मुद्दे और समस्याओं को जानने की कोशिश करी, तो दिनेश जी, सबसे बड़ी जो समस्या है वहाँ पेयजल की समस्या है। लंबे समय से चंबल के पानी का अलवर वासी इंतजार कर रहे हैं। जी दिनेश जी। विकास जी, अलवर के लोगों के लिए एक खुशी की बात यह है, अलवर का जो ERCP में जो 13 जिले जो आते हैं उनमें अलवर जिला भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी यही मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अलवर संसदीय सीट हो या पूरे राजस्थान हो या अपना पूरा देश हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो एक एजेंडा है वो ये है कि मोदी जी के 10 साल की गारंटी जो उन्होंने दी और काम पूरा कराया,
दूसरा ERCP जो एक बहुत लंबित चल रहा था ये मामला, ERCP का कांग्रेस सरकार में भी चला और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी तो राजस्थान सरकार ने सबसे पहले काम ERCP का किया जिसमें अलवर जिला शामिल है। अगर ये ERCP अगर जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरती है तो अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, ये जो 13 जिले जो हैं जो इस ERCP से पूर्वी राजस्थान नहर योजना से जुड़े हुए हैं इनका सबका यूं समझे कि काया पलट हो जाएगी। अभी वर्तमान में मैं अलवर के बारे में कहना चाहूँगा कि अलवर में 77% लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और 23% मतदाता शहरी हैं। अब सवाल ये है कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र अलवर की जो राजनीति है बड़ी अजीबोगरीब है। वहाँ जैसे जुबेर खान है वो लगातार रामगढ़ से अपनी राजनीति करते आ रहे हैं। नहीं, राजनीति तो अपनी समीकरण बनाते बिगड़ते हुए चलती जा रही है, लेकिन जो मुद्दे समस्याएं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अलवर का अलवर जो पिछड़ा हुआ है, NCR में आता है फिर भी पिछड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि अलवर, भरतपुर ऐसे 2 जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, इसके लोगों को लगा था कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट नहीं होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो रहा, जो लोग बताते हैं और जो मेरी जो सोच है उसके वो ये है कि अलवर की जो राजनीति है वो एकजाही नहीं है। मतलब अलवर के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, गुटों में बटे हुए हैं। अब जैसे अभी करण सिंह जी को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने क्योंकि 2018 का उपचुनाव उन्होंने जीता था महेंद्र चांदनाथ जी के निधन के बाद में, तो उन्होंने 2019 में दावेदारी जताई कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं नेताओं की जो गुटबाजी है, नेताओं की गुटबाजी अलवर की जनता पर भारी पड़ रही है। अब ऐसे में अलवर के मतदाताओं को, अलवर संसदीय सीट के मतदाताओं को बड़ी चतुराई से वोट करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को जिताने की आवश्यकता है जो उनके मुद्दों का समाधान कर सके। उनके मुद्दों का समाधान कर सके। नीरज जी, अलवर का जो औद्योगिक विकास है वो पूरे देश में अपनी एक छाप छोड़ रहा है, लेकिन इस औद्योगिक विकास के साथ साथ अलवर में एक समस्या लगातार बनी हुई है। जो प्रदूषण हो रहा है उसके तहत जो कार्रवाई जिस स्तर की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात, खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अलवर के लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ तो बहुत खुल गई, कारखाने बहुत खुल गए, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। स्थानीय लोगों की नाराजगी सबसे बड़ी इस बात को लेकर है, रोजगार को लेकर है कि रोजगार के साधन खुल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खुल रही है, लेकिन उनमें राजस्थान के लोगों को, खासतौर पर अलवर के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। प्रदूषण बड़ी समस्या है, प्रदूषण तो पूरे देश की समस्या है। क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी कहीं ना कहीं जितना होना वो चाहिए, लगातार चिंता जाहिर हो रही है उस पर भी। लेकिन बात प्रदूषण की तो है ही, प्रदूषण तो बढ़ रहा है, उससे सबको खतरा है ही। पूरी दिल्ली में और NCR में जब भी अलर्ट होता है तो अलवर का नाम उसमें होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों को रोजगार, क्योंकि फैक्ट्रियाँ खुलेगी और फैक्ट्रियों में अपने स्थानीय लोगों को, क्योंकि जमीन उन्हीं की अधिग्रहित होती है, रोजगार उनको नहीं मिलेगा, तो बिना रोजगार फिर लोगों में आक्रोश बढ़ता है। फिर जो लड़ाइयाँ बढ़ती है बाहरी और स्थानीय की, वो भी लड़ाई इसी का नतीजा होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं वो 2 मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं अलवर के समय, क्योंकि अलवर में 3 से 4 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है। अब आज सोचिए कि अलवर के शहरों में भी, अलवर शहर में खुद में 3 से 4 दिन में पीने के पानी की सप्लाई होती है। लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली पलायन करना पड़ रहा है, NCR में फैक्ट्रियाँ, उनमें काम नहीं मिल रहा है, तो लोगों का गुस्सा क्यों नहीं बढ़ेगा? स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमें राजस्थान में रहने दो, NCR से अलग करो। ये बात तब उठती जबकि पहले लोगों को लगता था कि NCR में शामिल करेंगे, हमारे डेवलपमेंट होगा, बड़ी बड़ी सड़कें होगी, बड़े बड़े सब काम होंगे। लेकिन लोगों को जब तक रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा तो देखिए सिर्फ सड़क चौड़ी होने से, फैक्ट्री बनने से कुछ नहीं होने वाला। प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है। प्रदूषण बड़ी समस्या है और वो पूरी राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुकी है, न केवल अलवर की। तो इस पर भी सरकार को काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात, अलवर के लोग ये चाहते हैं कि, वहाँ के लोगों की बात ये आ रही है सामने कि यदि इसको धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में उभारा जाता, जो किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाबा भर्तृहरि की नगरी है, तपोभूमि है, और इस तरह की तपोभूमि है, महाभारत काल से जुड़ाव रहा है। पांडवों की जो यहाँ पे पांडुपोल भी है, पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास गुजारा था। तो इतनी बड़ी विरासत अलवर में है और वहाँ पर आपने देखा होगा तो पर्यटन के नाम पे आज तक कोई बहुत बड़ा विकास नहीं नज़र आता है। पिछले 50-60 साल में देखा जाए तो भी कोई बड़ा विकास नहीं है। वहाँ पे सरिस्का अभयारण्य है, तो सरिस्का जैसी स्थिति होने के बाद, सिलीसेट जैसी झील है,
और पर्यटन के नाम पर वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। सिली सेट का गला घुट चुका है, अतिक्रमण हो चुका है, पानी नहीं है, तो ये इतनी बड़ी समस्या है। इनका समाधान ढूंढ रही है जनता, और जनता चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को वोटकास्ट किया जाए जो उनकी समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए और निराकरण कर सके, और वो भूपेंद्र यादव उनको मुनासिब नजर आता है। जी नीरज जी, बिल्कुल सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उनके संरक्षण की काफ़ी ज़रूरत है। दिनेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। सरिस्का जो पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सरिस्का की भी हालत खराब होती जा रही है। वहाँ तक जो पर्यटक आते हैं उनको अच्छी सड़कें नहीं मिलती, और भी जो तमाम व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए उनको वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? विकास जी, अलवर सिंह द्वार कहा जाता है जी। पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है। सरिस्का से अलवर पूरा देश और दुनिया में जाना जाता है। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग और जो सरकारें हैं, स्थानीय लोगों की लड़ाई, वहाँ अभी तक तो यही चल रहा है कि साहब हमारे आबादी क्षेत्र अभी भी सरिस्का में दर्जनों गांव बसे हुए हैं। वहाँ जो जीव जंतु, जो वन्य जीव जंतु हैं, वो आज भी आप देखिए कि कभी हादसे का शिकार हो जाते हैं, कभी जो अभी फैक्ट्री की आपने अभी नीरज जी बता रहे थे कि फैक्ट्रियों का जो प्रदूषण जो है वो वन्य जीव के लिए भी खतरा है। अब ये जो फैक्ट्रियां हैं वो अधिकांशतः प्रभावशाली लोगों की है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर आ तो गया, लेकिन फैक्ट्रियां की एनओसी लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और फैक्ट्रियां चालू करने के लिए उन्हीं को एनओसी मिलती है जो प्रभावशाली लोग होते हैं, जो सिस्टम में अपना औद्योगिक विकास तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो जैसे औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है उनके लिए वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है उनकी उसके लिए कोई अलवर में उसके लिए विकास जी कोई इस तरह के कोई उपाय अभी तक कारगर नजर नहीं आ रहे हैं अलवर के अंदर, कि जिसके लिए हम ये जिन विभागों की जिम्मेदारी वो काम नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है दिनेश जी। बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि सब जब से ये वन विभाग ज़्यादा अस्तित्व में आया और ये सरिस्का अभयारण्य अभी वो तो सैर सपाटा हो गया, अब स्थिति ये हो गई कि अब लोग वहाँ सैर सपाटा करने जाने लगे हैं। वहाँ उनके वन्य जीवों के हितों की कोई सोचने वाला नज़र आता नहीं है जी। और राजनीतिक स्तर पर भी कभी इस तरह के कोई मामले आए नहीं। मेनका गांधी जी ने 1-2 बार जरूर ये वन्य जीव से जुड़े हुए मामले उठाए थे, लेकिन केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का सरिस्का अभयारण्य के लिए कोई विशेष कारगर कदम विशेष कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। हाँ, उसकी सख्त आवश्यकता है। जी नीरज जी, आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोकतंत्र के इस महोत्सव को लेकर? मैं उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र के इस महोत्सव में अलवर की जनता बढ़ चढ़कर मतदान करेगी, देश हित और राष्ट्र हित में मतदान करेगी, और सब निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में अपनी भागीदारी निभाएगी, जिससे देश की नई सरकार चुनी जा सके और अलवर का नया सांसद चुना जा सके। जी दिनेश जी, आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सर, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोकतंत्र का जो महाउत्सव 19 अप्रैल को आयोजित होने जा रहा है, 19 अप्रैल को अलवर के चुनाव होने हैं प्रथम चरण में, तो मैं अलवर की जनता से और अलवर के मतदाताओं से ये अपील करूँगा कि जाति, धर्म, समाज इस पर विशेष फोकस ना करके एक काबिल व्यक्ति को अपना वोट दें। एक काबिल व्यक्ति यदि संसद में जाएगा तो निश्चित रूप से अलवर की जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा, नई नीतियां बनाएगा जो जनता के हित में होंगी, अलवर के हित में होंगे। जी दिनेश जी, हम भी आप सभी से यही अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप बड़े उत्सव के साथ हिस्सा लें और एक सशक्त सरकार के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।